हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12 वालों का कल इंग्लिश का पेपर है। क्लास 12 वालों का किसका पेपर है? इंग्लिश का पेपर है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि ये इंग्लिश का पेपर आपका कहाँ से पूछ सकता है। मैं आपको बता दूं पहले नंबर की, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले 3 वर्षों का जो आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को आज हम आपको बताएंगे। और ये जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन के बाद हम एक ऐसा ट्रिक करेंगे और उस ट्रिक का नाम हम रखते हैं क्या? मास्टर माइंड ट्रिक। क्या करेंगे? मास्टर माइंड ट्रिक। अब ये होता है क्या सर? मास्टर माइंड क्या होता है? क्या है मास्टर माइंड? तो मास्टर माइंड जो है, ये ट्रिक ये हम आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए आप पेपर हॉल में बैठे हैं और उसमें से एक भी प्रश्न आपका ना फंसे, तब क्या करेंगे? तब उस वक्त दोस्तों, बच्चों, आपको करना क्या है? एक दिमाग लगाना है, एक मास्टर माइंड लगाना है, और उसके माध्यम से आपको हर प्रश्न को क्या करना है? करना है। यहाँ तक बात क्लियर? और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये बता दें, आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन फंसेगा, टोटल यहीं से फंसेगा। ठीक, चलिए ठीक है, हम देखते हैं। अगर हम सबसे पहले हम जो आपका सॉल्व जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है 25 वर्ल्ड का, उसको हम देखेंगे। ठीक, तो 10 क्वेश्चन ये हमारे पास है। 10 क्वेश्चन में तो आपका 3 या 4 ही फंसेगा ही फंसेगा। अगर ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये 3 साल पुराना जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, वो सब के सब हैं। ठीक है, इसलिए आप घबराएं ना, पेशेंस रखें, आपका पेपर बहुत बेहतरीन से जाएगा। चलिए पहला हम करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कहता है वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड। तो वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड मतलब जो फ्रांज था वो क्यों डरा? बताएं। तो आप जानते हैं कि जो फ्रांज था वो इसलिए डरा था क्योंकि उसने पार्टिसिपल का पार्ट तैयार नहीं किया था, और उसे यह सज़ा मिलने का क्या था? डर था। इसलिए हमको क्या लिखना है? फ्रेंच वाज अफ्रेड बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन। मतलब जो फ्रेंच था वो अपने लेसन को प्रिपेयर नहीं किया था। ऑन पार्टिसिपल, चैप्टर का नाम क्या था? पार्टिसिपल था। एंड एक्सेप्टेड पनिशमेंट फ्रॉम हिज टीचर। मतलब इसमें कहना यह है कि वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड, मतलब फ्रेंच जो था वो क्यों डरा था। तो उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो फ्रेंच था इसलिए डरा था क्योंकि उसने क्या किया था कि पार्टिसिपल का पार्ट तैयार नहीं किया था, और उसे सज़ा मिलने का क्या था? डर था। पहला आपको आ जाएगा, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। पहला समझ में आया ना? आगे बढ़ें। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा कहता है वाई वॉज एम हेमल इमोशनल। मतलब जो एम हेमल थे वो भावुक क्यों थे? अब बताएं, आप तो चैप्टर पढ़े होंगे। तो जो एम हेमल थे वो भावुक क्यों थे? इमोशनल क्यों थे? तो वहां पर क्या था? जो एम हेमल थे, क्योंकि वह उनका जो आखिरी फ्रेंच पार्ट था, चैप्टर का नाम क्या था? फ्रेंच लेसन। ठीक है, जो उनका फ्रेंच पार्ट था, उन्हें स्कूल व अपनी भाषा छोड़ने का दुख था, इसलिए वो क्या थे? बहुत भावुक थे। तो वहां पर अगर आपको लिखना होगा तो आपको किस तरीके से लिखना है? तो बाबू आपको लिखना क्या है? तो ही वॉज इमोशनल बिकॉज इट हैज वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन एंड ही फेल्ट सैड लीविंग हिज स्कूल। ठीक है, मतलब कहना क्या चाहता है? क्योंकि वह उनका जो आखिरी फ्रेंच लेसन था, जो फ्रेंच चैप्टर था, एंड और ही फेल्ट एंड लीविंग हिज स्कूल, मतलब उन्हें स्कूल व अपनी भाषा छोड़ने का दुख नहीं था। बात क्लियर? तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। हुई साहेब। बताएं साहेब कौन है? साहेब कौन है? तो आप जानते हैं साहेब जो है वो एक गरीब कूड़ा बिनने वाला लड़का है, जो जो जीवन के लिए, जीविका के लिए क्या करता है? कचरे को उपयोगी चीज़ें खोजता है। तो वहां पर आपको लिखना क्या है? साहेब इज पुअर, मतलब जो साहेब हो वो क्या है? गरीब है ना। रैक पिकर बॉय सर्चिंग गार्बेज फॉर वैल्यूबल टाइम्स टू सर्वाइव। मतलब साहब एक गरीब कूड़ा बनाने वाला लड़का है। ठीक,
जो जीविका के लिए क्या करता है, कचरे, क्या करता है, कचरे, उपयोगी उपयोगी चीज़ें खोजता है। तो जहाँ तक है आपको तीसरा समझ में आ गया है। चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें, एक मिनट रुक जाएं। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न आप कहता है व्हाट डिड डॉगलस फियर, व्हाट डिड डॉगलस फियर, डॉगलस को किस बात का डर था, फियर का मतलब होता है डर, कौन, डॉगलस, ठीक है, डगलस को किस बात का डर था आप बताएं। तो जो डगलस था, डगलस फियर्ड वाटर अफ्रेड नियरली ड्रॉविंग इन अ स्विमिंग पूल, मतलब जो डगलस था वो क्या था, उसको तैरना तो नहीं आता था, इसलिए उसको स्विमिंग पूल से क्या था, बहुत ज़्यादा डर था। डगलस को क्या था, पानी से डर लगता था, क्योंकि वह बचपन से ही क्या क्या हुआ था, लगभग डूब गया था, इसलिए उसको क्या था, डगलस को डर लगता था किससे, पानी से, ठीक। तो अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करें, पांचवें प्रश्न की ओर आए, तो पांचवा प्रश्न हमारा ये कहता है हाउ डिड डगलस ओवरकम फियर, मतलब डॉगलस ने अपने डर को कैसे दूर किया। तो आपने चैप्टर को पढ़ा है, आप बताएं जो डॉगलस था, जो डॉगलस था वो अपने डर को कैसे दूर किया। तो आपको बताना क्या है, अगर इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में पूछता है, आप याद रखना जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्ट में, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इसको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है, ठीक है ना। तो हाउ डिड डॉगलस ओवरकम फियर, यानी कि डॉगलस जो था वो अपने डर को कैसे दूर किया, तो लिखना क्या है, ही प्रैक्टिस्ड स्विमिंग विथ एन इंस्ट्रक्टर एंड स्लोली अगेंस्ट कॉन्फिडेंस, समझे, मतलब उसने प्रशिक्षक के मदद से नियमित अभ्यास किया और धीरे धीरे आत्मविश्वास उसका क्या हो गया, प्राप्त किया, उसका जो डर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर हम छठवें प्रश्न की बात करें तो छठवां प्रश्न आपका ये कहता है व्हाट डज लॉस्ट स्प्रिंग मैन, मतलब लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ क्या है, व्हाट डज लॉस्ट स्प्रिंग मैन, मतलब लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ क्या है, तो बताएं लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ क्या है बताएं आप। तो यहां पर जो चैप्टर कहता है जो गरीब बच्चों का जो खोया हुआ क्या है, गरीब बच्चों का खोया हुआ क्या, बचपन है, यही क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ होता है। तो आपको लिखने का इट मीन्स द लॉस्ट चाइल्डहुड ऑफ पुअर चिल्ड्रन फर्स्ट टू वर्क, मतलब पुअर चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना, क्या बचपना का मतलब जो गरीब बच्चों का जो वो क्या है, गरीब बच्चों का क्या है बताएं, क्या खोया हुआ है, अभी आपने पढ़ा इतना भी नहीं पता, मतलब इसका अर्थ ये होता है गरीब बच्चों का खोया हुआ बचपन, जो मजबूरी में काम करने का मजबूरी, ठीक है। अब देखिए हम सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या है, अगर हम सातवां देखें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये कहता है व्हाट इज द थीम्स ऑफ कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का संदेश क्या था, कीपिंग क्वाइट का संदेश क्या है आप बताएं, कीपिंग क्वाइट का संदेश क्या है, इट टीचर पीस अनटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, मतलब यह कविता शांति और एकता और आत्मचिंतन का संदेश है, ठीक है। अब अगर हम आठवें की आए तो आठवां क्या कहता है, व्हाई डज द पोएट फील सैड इन माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 में कवि दुखी क्यों है, बताएं फील्स का मतलब क्या हो, डर या दुखी। तो माई मदर एट 66 में कवि दुखी क्यों है, सी फियर्स लूसिंग हर अगेंस्ट मदर ड्यू टू ओल्ड एज, मतलब कवि अपनी वृद्धि माँ को देखकर उसने क्या किया, बिछड़ने के डर से दुखी है, किससे बताएं, किससे, अपनी बूढ़ी माँ के वृद्धि से लेकर, ठीक।
अब अगर हम 9वें प्रश्न की बात करें, 9वां कहता है व्हाट इज द थर्ड लेवल अबाउट। व्हाट इज द थर्ड लेवल अबाउट, मतलब द थर्ड लेवल किस बारे में है, द थर्ड लेवल किस बारे में है। तो आपको लिखना है इट इज़ अबाउट स्कीपिंग मॉडर्न स्ट्रेस इन टू पीसफुल इमेजिनरी वर्ल्ड। मतलब यह आधुनिक जीवन के तनाव से बचकर शांति की अल्पनात्मक दुनिया में जाने की कहानी है। ठीक। अब अगर हम 10वें प्रश्न की बात करें, 10वां प्रश्न आपको ये कहता है व्हाट मैसेज ड्यू द लास्ट लेसन गिव। तो वहाँ पे आपको लिखना है इट टीचर द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एंड एजुकेशन। मतलब यहाँ पे क्या कहता है, जो आपका 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न आपका ये कहता है द लास्ट लेसन का संदेश क्या है। द लास्ट लेसन का संदेश क्या था, बताएं आप। यही तो था ना कि मातृभूमि और शिक्षा का महत्व को समझाती है। द लास्ट लेसन की जो मातृभूमि है, जो शिक्षा है, उसको क्या सिखाती है, महत्व को समझाती है, वही तो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या, लॉन्ग में देखते हैं। लॉन्ग में आपका 5 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन वहीं से फंसेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और हमने क्या बताया कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी पढ़ सकें। और एग्ज़ाम में हम एक ही ट्रिक लगाएंगे, क्या, मास्टर माइंड टेक्निक, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत पावरफुल होने वाला है। मैं कहता हूँ इंग्लिश का एग्ज़ाम आप फोड़ के आएंगे। आपको क्या करना है, दौड़ के भाग के जाएंगे और तोड़ फोड़ के एग्ज़ाम इंग्लिश का आएंगे, ताकि एग्ज़ामिनर जो चश्मा लगा के बैठा रहता है इतना बड़ा बड़ा सा, वो ये सोचे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया। अगर आपको फंसाया है किसी क्वेश्चन में, तो आप भी एग्ज़ामिनर को क्या कर दो, फंसा दो। तो जब आप एग्ज़ामिनर को फंसा दोगे तो उसका ये जो चश्मा है वो उतरेगा और वो कहेगा चलो अगर 4 नंबर का है तो इसको 5 नंबर का है तो 4 नंबर इसको दे दो। अगर वो आपको कन्फ्यूज करे तो आप भी इसको क्या कर दो, कन्फ्यूज कर दो। बात क्लियर ना, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखें अगला हमारा कहता है डिस्क्राइब फ्रांजेस फीलिंग्स ऑन हिज वाय टू स्कूल। मतलब फ्रांज के स्कूल जाते समय उसके भावों का वर्णन कीजिए। कितना, 60 वर्डों तक आता है। कितना आता है, 60 वर्ड तक आता है। यही करना है, बताएं आप किस तरीके से करेंगे इसको। तो करना क्या है, देखो, डिस्क्राइब फ्रेंड्स फीलिंग्स ऑन हिज वे टू स्कूल। मतलब जो फ्रांज था वो स्कूल में जाते समय उसके भाव का वर्णन कीजिए। तो बताइए क्या था फ्रेंड। देखो, जो स्कूल जाते समय जो फ्रांज घबराया हुआ था, डरा हुआ था, क्यों, क्योंकि उसने पार्टिसिपल का पार्ट तैयार नहीं किया था। जब उसने पार्टिसिपल का पार्ट तैयार नहीं किया था तो उसको ये डर था कि स्कूल में जाते ही हमको शिक्षक क्या करेंगे, पीटेंगे, दंडित करेंगे, ठीक है। तो वह स्कूल पहुंचा तो उसने कक्षा में क्या किया, असमानता, शांति और गंभीरता देखी। और बाद में उसे क्या पता चला कि यह फ्रेंच का अंतिम पाठ था, जिससे उसे अपनी भाषा के पछतावा हुआ। यही था ना। तो आपको लिखना क्या है, फ्रेंच फेल्ट नर्वस एंड स्केर्ड ऑन हिज वे टू स्कूल बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। He afraid punishment from his teacher, M. Hamel. However, when he reached school, he noticed an unusual silence and seriousness in the classroom. Later, he realized it was the last French lesson which made him against not valuing his language earlier. दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, वाई वॉज एम हेमल इमोशनल ऑन द लास्ट डे। बताएं, वाई वॉज एम हेमल इमोशनल ऑन द लास्ट डे, मतलब एम हेमल अपने अंतिम दिन भावुक क्यों थे। तो यहाँ से आपका सॉल्ट भी बन सकता है और यहाँ से आपका लॉन्ग भी बन सकता है। आपको दोनों देखना है। अगर सॉल्ट पूछे तो इसी को हम सॉल्ट में लपेट देंगे, अगर लॉन्ग पूछे तो सॉल्ट को हम किस में लपेट देंगे, लॉन्ग में लपेट देंगे।
थोड़ा से आप क्या करना कर देना, ये तो हम MM वाला मास्टरमाइंड वाला अभी हम देखेंगे ट्रिक क्या होता है, ठीक। तो करना क्या है आपको, देखें, एम हेमल वाज इमोशनल बिकॉज इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग फ्रेंच इन द स्कूल। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, ठीक है, इन अल्सेस एंड लॉरेन। ही फेल्ट डीपली अटैच्ड टू हिज स्टूडेंट एंड हिज लैंग्वेज। हिज स्पेशल एड्रेस एंड heartfelt speech reflected his love and respect for French, ठीक है। मतलब क्या था इनका कि जो एम हेमल भावुक हुए थे क्योंकि उनका जो प्रेस पढ़ाने का अंतिम दिन था वो बर्लिन से आदेश आया था कि अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये है जर्मन भाषा, अब केवल क्या, जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। उन्हें अपने विद्यार्थियों और अपनी भाषाओं से गहरा क्या था, प्यार था, प्रेम था, लगाव था। और उनका विशेष पहनावा जो था वो क्या था, जर्मन भाषा का क्या सम्मान करना था, इसलिए उनको क्या था, ये बहुत ज़्यादा दुखी थे। तीसरा हमारा क्या है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साहेब इन लॉस्ट स्प्रिंग। बताएं, लॉस्ट स्प्रिंग में साहेब के जीवन का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, इसको छोड़ना मत, ठीक है। तो बताइए, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साहेब इन लॉस्ट स्प्रिंग। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, साहेब इज अ पुअर रैग पिकर हु सर्च garbage for valuable items for survive. He lives in poverty and lack education. His childhood is lost in the struggle for daily survival. Thought he dreams of a better future. He is trapped in poverty. His life represents the harsh reality of many under privileged children in India। मतलब क्या था कि जो ये लास्ट स्प्रिंग साहब का जीवन का वर्णन जो करना, मतलब साहब एक गरीब कूड़ा बिनने वाला लड़का है जो जीविका चलाने के लिए कचरे उपयोगी वस्तुएं खोजता है। मतलब उसको क्या करना है कि वो एक गरीब लड़का है भाई, कोई अगर गरीब होगा तो उसको मतलब अपने पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ उसको करना पड़ता है। तो इसलिए जो साहब है वो बहुत गरीब घर का लड़का है, तो उसको मतलब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ क्या कचरा बिनना पड़ता है, ठीक है। तो यही बारे में इसका चर्चा किया गया है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हाउ डू डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। बताएं, डॉगलस ने पानी के डर पर कैसे विजय पाई। तो डॉगलस नियरली ड्रॉन्ड इन द स्विमिंग पूल ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच क्रिएटर अ डीप फियर ऑफ वाटर, है ना। डिटरमाइंड ऑफ ओवरकम इट ही हियर्ड एन इंस्ट्रक्टर हु ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। थ्रू constant practice and course he gradually regained confidence. Finally he conquered his fear and proved that determination can defeat even strong fears। मतलब बचपन में स्विमिंग पूल से लगभग डूब जाने के कारण जो डॉगलस थे, ठीक है, पानी से गहरा डर लगने लगा था। एक बार जो डॉगलस थे वो क्या थे, बचपन में डूब गए थे, जिससे कारण क्या था, इनको पानी से डर लगने लगा था, ठीक है। तो इस डर को दूर करने के लिए उसने क्या किया, एक टीचर को पकड़ा, प्रशिक्षण जिसको ट्रेनर कहते हैं, ठीक है, उसको पकड़ा गया, उसको रखा गया, जिससे उसे धीरे धीरे क्या किया, प्रशिक्षण सिखाया, मतलब उसको स्विमिंग पूल सिखाया। उसका आत्मविश्वास क्या हुआ, प्राप्त हुआ आत्मविश्वास, जिसके अंत उसका क्या हुआ, डर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बस इस टॉपिक में यही कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 5वां है, एक्सप्लेन द थीम्स ऑफ माई मदर एट 66। इसको आप लिख सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये भी है, मतलब जितना भी क्वेश्चन है सारे का सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसको भी देख लीजिए, टाइम बहुत कम है इसलिए हम थोड़ा से जल्दी चलेंगे। चलिए अब देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मतलब आपका जो सेंट्रल आइडिया पूछेगा वो तो डीप वाटर आप याद कर लिए, कीपिंग क्वाइट याद कर लीजिएगा, माई मदर एट 66, ये तीनों ही आपके लिए बहुत क्या है, बढ़िया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, ये तीनों जो बच्चा पढ़ा रहेगा उसके लिए क्या है, सेंट्रल आइडिया बढ़िया है। तो ये तीन चीज़ पढ़ लीजिएगा। हम तो ये कहते हैं माई मदर 68 और कीपिंग क्वाइट, ये दो से या तो डीप वाटर पढ़ लीजिएगा या तो माई मदर है 66 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये दो ही पढ़ लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। अब देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन आपका ये है और दूसरा आपका ये है, और मैं ये तीसरा चौथा अलग से किया हूँ, मतलब ये कॉमन, बहुत कॉमन होता है, मतलब इस पे पूछ सकता है, इस पे पूछ सकता है, इस पे, इस पे, इस पे, फिर इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए हमने ये इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में देगा। तो हमारे पास जो हमारे हम जानते हैं कि एडिटर वाला हर बार इंटर में पूछा जाता है, इसलिए आप एडिटर वाला क्या कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इन अबाउट 150 वर्ड्स। मतलब ये आपका आर्टिकल है, 150 वर्ड में आपको इसको लिखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल एंड राइट एन आर्टिकल ऑन द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। मतलब यहाँ पे क्या, अगर इसको देखा जाए ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आप देख लेना। बाकी ये तो दोनों देखा गया है कि इस बार फंसेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये फंसेगा जहाँ तक है। और ये भी देख लेना, सोशल मीडिया बोन और कोर्स सोर्स। ठीक है, अगला देखते हैं। मीडिया वन और कर्ज, इसको जरूर देख लीजिएगा, ये भी तो आपका इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, चैट वे पे आते हैं। देखिए, अब अगर हम ग्रामर टॉपिक की बात करें तो ग्रामर टॉपिक में आपका बेसिक आपका टेंस पूछा ही जाएगा, करेंट फ्रॉम वर्ब, ये तो आपको करना ही। आपका फिल इन द ब्लैंक पूछता है, जो नरेशन में आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक पूछता है। ठीक है, उसका नरेशन आपका दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, नरेशन पूछता है। जैसे ही सेड आई एम बिजी, देखना थोड़ा सा, इसको हम देखते हैं। जैसे मान चलिए जो नरेशन होता है, क्या होता है, नरेशन, इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान चलिए यहाँ पे आपका एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जिसको आप याद कर लेना SON 1 2 3। मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन किसके अनुसार, नो चेंजेस। अब अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन हमारा IV आता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कौन से पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन। तो कॉन्सेप्ट कहता है, एक मिनट हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारा RS का, जैसे मान के चलिए ये आपका एक वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, इसको हम कहते हैं RV, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ड, और इसको हम क्या कहते हैं, RS, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर एग्जांपल दे, he says कॉमा इन्वर्टेड कॉमास I am lazy, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। तो अगर इस तरीके से प्रश्न देता है, इसी तरीके से आपका प्रश्न देखा है, थोड़ा देखिए, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो आपका डायरेक्टली भी होता है, इनडायरेक्टली, मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से पूछता है। तो जैसे ही सेज है, वह कहता है I am lazy, मैं क्या हूँ, आलसी हूँ। तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है रिपोर्ट देने वाला, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है रिपोर्ट लेने वाला। ये रिपोर्ट तभी दे सकता है और ये रिपोर्ट तभी ले सकता है जब इसके अंदर कोई बाउंड्री ना हो, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगा है, ये अपना क्या है, एक बाउंड्री।
जब तक ये बाउंड्री नहीं टूटेगा तब तक ना तो ये रिपोर्ट दे सकता है और ना तो ये रिपोर्ट ले सकता है। तो रिपोर्ट बाउंड्री तोड़ने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, दैट लगाना पड़ता है। बात क्लियर? क्या लगाना पड़ता है बाबू, दैट। अब ही सच वह कहता है इसको वैसे उतार देना। याद रखना जो आरवी होता है वो कभी चेंजेस नहीं होता, नो चेंज। चेंज जो होता है वो किस में होता है, आरएस में होता है, ठीक है। अब ये जो आई है हमने बताया आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है, बाकी जितने बचते हैं थर्ड पर्सन में क्या कर देना, झोंक देना। इसको अपने दिमाग से मत निकालना, बस यस ओ एन 1 2 3 याद कर लेना बस। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन क्या कहता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। के अनुसार का मतलब होता है इसको काट के इसको उतार दो, बस यही है आपका। बाकी आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लग जाएगा, बाकी लेजी है तो लेजी इसे उतार दो, हो गया काम कंप्लीट। यह हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछेगा वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देख लेते हैं, थोड़ा से देखेंगे बस। याद रखना अगर आपका एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में हो तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए इज एम आर लगा देना। अगर सिंपल पास्ट में हो तो क्या लगा देना, वाज या वर लगा देना। अगर कॉन्टिन्यूअस में हो तो क्या लगा देना, बीइंग लगा देना। और अगर परफेक्ट में हो आपका एक्टिव वॉइस तो क्या लगा, बीन बजा देना तुरंत यहाँ पे। और अगर फ्यूचर में हो या फिर मॉडल्स में हो तो क्या लगा देना है, यहाँ पे बी लगा देना है। ये याद कर लेना। सिंपल प्रेजेंट में अगर एक्टिव वॉइस रहेगा तो उसके लिए हम इज एम आर लगाएंगे, पास्ट सिंपल पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर लगाएंगे, कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो बीइंग लगा देंगे, परफेक्ट में रहेगा तो बीन बजा देंगे, और फ्यूचर में रहेगा तो क्या लगा देंगे, बी बजा देंगे, ठीक है, बी लगा देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं हम क्या होता है एग्जाम्पल मेरा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे राम ईट्स अ मैंगो। अब जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं याद रखना, दो चीज़ याद रखना बस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। अब जब पैसिव हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, बाकी हेल्पिंग वर्ब लगा देना यहाँ पे। हर वक्त यहाँ पे पैसिव के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, उसके बाद बाई लगा देना, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब पीछे को हम आगे कर दें, अ मैंगो है तो अ मैंगो लिख लेंगे, ठीक है। अब मैंगो आपका एक वचन है कि बहुवचन, भाई सिंपल प्रेजेंट में इसमें हम क्या लगा देंगे, इज एम आर लगा देंगे। एट्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है। उसके बाद अब राम जब उधर जाएगा तो बाई राम लगा देंगे, ठीक, वॉइस हो गया। अब उसके बाद ये देख लीजिए, इसको कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन आपका पूछता है इन, ऑन, एट, बाई, फॉर, ईटीसी। ये अगर लेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको बता देने पर ज़्यादा इसका क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। तो इन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऐड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसको देख लीजिएगा। आर्टिकल देखता है ए एन दा का बोलता है, एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो डिफिनिट आर्टिकल ए एन होता है और इनडेफिनिट आपका दा होता है, ठीक। दूसरा है मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब मॉडल्स एक फ्यूचर का भाग होता है, और जो मॉडल्स होता है वो टोटल कितना होता है बाबू, 10 मॉडल्स होता है, ठीक। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस रहेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना, मतलब ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, एक बार इसको देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप इंग्लिश का पेपर फोड़ के आएँ, ठीक है। उम्मीद है कि आप से कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। अब एक हमने लगाया था क्या कि माइंड मास्टर, माइंड मास्टर क्या होता है। तो इसमें क्या है कि अगर मान चलिए कोई क्वेश्चन अगर आ गया, फंसा नहीं आपके पास कोई क्वेश्चन अगर आपका फंसा नहीं, अब सर क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे।
तो कैसे करें? जैसे मान चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन, एग्जामिनर क्या करता है बाबू, एग्जामिनर आपका सिर्फ एक लाइन हेडिंग का देखता है बस, और लास्ट लास्ट वाला लाइन मिलाता है बस, ठीक है। यही दो लाइन आपका एग्जामिनर क्या करता है, देखता है, और यही आपको इसी का फ़ायदा उठाना है। क्योंकि ये आपका जब फ़ायदा उठाया है तो आपको भी इसका फ़ायदा उठाना है। तो किस तरीके से फ़ायदा उठाना है वो देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर हम बनाएंगे तो क्वेश्चन आंसर बनाते समय हम आगे का दो वर्ड छोड़ देंगे, हाउ डिड छोड़कर बाकी सब वैसे वो लिख देना, ठीक है। अब आपके पास पैसेज रहेगा तो कुछ पैसेज से वर्ड लेकर उसी में शिफ्ट कर देना, इसी के आगे, ठीक है। इसी के आगे में शिफ्ट करने के बाद फिर बीच में एक बार इसको ही लगा देना, ठीक है। फिर कुछ लिखने के बाद फिर इसको लास्ट में क्या कर देना, जोड़ देना बस। या तो ऐसे करिएगा, दो वर्ड को छोड़ने के बाद इसको लिखिएगा, उसके बाद पैसेज से लिखने के बाद फिर लास्ट में इसको फिर लिख दीजिएगा, हो गया काम। जितना अगर 60 वर्ड का किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड ये है, तो अब इतना उसमें कुछ ले लो। अब बीच बीच में से कभी कभी डॉगलेस लगाया करो। अब जान लो जिस टॉपिक का जो मेन हीरो होता है उसी को बीच बीच में झोंकते रहना बस, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या करना है, जब 60 वर्ड आपका हो जाए फिर इसी को लगा देना। ये आपका टेक्निक है कि क्वेश्चन आंसर कैसे बनाना है। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर हो उस तरीके से आप बना देना। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आपका जो पेपर जाए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्ज़ाम इंग्लिश का बहुत बेटर हो। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।